हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। प्रीलिम्स से जस्ट पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके सामने आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आए हैं। राइट, मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये वो हैं जो हम आपके साथ प्रीमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज आपके सामने इनको लेके आए हैं रिवाइज करवाने के लिए। राइट, दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये चीज़ डिस्कस करने के। सबसे पहला ये कि आपकी रिवीजन हो जाए सारे कॉन्सेप्ट की, सारे टॉपिक्स की। दूसरी चीज़ ये, जो आपको चीज़ हमने पहले समझाई थी, करवाई थी, आपने पढ़ी थी, समझी थी, सीखी थी, बट यू फॉरगॉटन इट, वो रिवाइज हो जाए। रिवीजन का भी पर्पस है इसका। तीसरी ऐसी चीज़, एक कोई ब्रॉड टॉपिक मान लो आज हम डिस्कस करते हैं आपके साथ या आपको बताते हैं, जिसको सुन के आपको लगता है कि अच्छा ये टॉपिक तो मेरा रह गया है, वो आप क्विकली कवर कर लीजिए। या आपको लगे कि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है, आई कांट रिमेंबर कि मैंने क्या पढ़ा था, अगेन गो बैक एंड रिवाइज इट। राइट, सिर्फ आपको एक असेसमेंट देने वाला ये आज का डिस्कशन है। राइट, जो चीज़ आती है वो वो रिवाइज हो जाएगी, जो चीज़ आती थी पर स्लाइटली भूल गई है वो मेमोरी में फ्रेश हो जाएगी, और जो चीज़ नहीं आती थी उस पर आप जाके थोड़ा सा टाइम लगा के क्विकली उसको एक बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, आखिरी के दिनों में ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज पेपर में आप उतना ही कॉन्फिडेंट जाते हैं कि अच्छा जितना मैंने पढ़ा था सब मैं रिवाइज करके आया हूँ, तो उसमें से अगर कुछ आ गया फिर तो गलती नहीं करूँगा, उसके बियॉन्ड कुछ आया तो फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करूँगा और देखूंगा कि कितनी हेल्प हो सकती है। अगर बिल्कुल ही कुछ ऐसी चीज़ आई कि एग्जिस्टिंग मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है उस पर, then probably I'll have to leave it, but not to worry, there'll be so many other students who will be doing the same. Right, तो इस एक्सरसाइज में आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप करोगे। एक A4 शीट साथ रख लो। राइट, यू कैन कीप नोटिंग डाउन द पॉइंट्स या टॉपिक्स या जो भी फैक्ट्स आपको भूल गए थे, रिवाइज हुए हैं, या जो आप और जिन पे थोड़ी सी रीड करना चाहते हैं, तो वो A4 शीट आप जो बनाएंगे इस वीडियो को सुनते हुए, वो एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लें, तो बिल्कुल आपकी मेमोरी में चीज़ बैठ जाएगी, आप फिर उसमें गलती नहीं करेंगे। राइट, तो ये एजेंडा है आपके साथ ये डिस्कस करने का। शुरू करते हैं क्वेश्चंस आज के हिस्ट्री के। राइट, मुगल्स के अंडर जमींदारी के ऊपर क्वेश्चन है। आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। राइट, जमींदारी और मनसबदारी के ऊपर यूपीएससी काफ़ी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछता है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं जमींदारी के बारे में, ये चारों करेक्ट हैं। सबसे पहले, जमींदार जो थे उनका पर्पस था कि कंट्री में, एम्पायर में जगह से जगह ट्रैवल करना एज टैक्स ऑफिसर्स, ताकि जो भी रेवेन्यू जनरेशन है, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका काम वो कर सकें। राइट, लेकिन जमींदार जो थे इस मुगल एम्पायर के अंडर, उनका काम सिर्फ टैक्स ऑफिसर वाला नहीं था, उनका काम पुलिस ऑफिसर वाला भी था, उनका काम जुडिशियल भी था, उनका काम मिलिट्री वाला भी था। सो दे वर पब्लिक फंक्शनरीज एंड नॉट जस्ट रेवेन्यू एजेंट्स। रेवेन्यू के साथ साथ वो बाकी काम भी करते थे। राइट, और ऑल्दो जमींदारी जो थी वो हेरिडेटरीली पास होती थी कि बाप के बाद बेटे को, उसके बाद पोते को पास होंगी, लेकिन जो ये जमींदार थे, दे वर नॉट प्रोपराइटर्स ऑफ देयर एस्टेट्स। वो उस एरिया में, उस स्टेट में रेवेन्यू कलेक्शन का काम, पुलिस का काम, जुडिशियल काम, मिलिट्री काम वो करते जरूर थे, लेकिन दे वर नॉट द प्रोपराइटर्स ऑफ द स्टेट। राइट, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में हमने जमींदार और जागीरदार को कंपेयर किया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। देन चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो ये कि इंडिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी। चाय के अलावा बाकी सारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, मतलब कोई भी ब्रिटिश सिटीजन जो है वो ट्रेड कर सकता है। दूसरी चीज, चाइना के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, ये खत्म नहीं करी थी। ये दोनों चीजें जो हैं, चाय के ऊपर ट्रेड मोनोपोली और चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये चार्टर एक्ट 1833 में खत्म करी गई थी। राइट, बाकी अगेन आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, रिवीजन के लिए प्लीज गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन।
देन स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। देन अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे, इनके शागिर्द थे नंदलाल बोस, इनको पहली फर्स्ट रेसिपिएंट थे ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्कॉलरशिप के, बिल्कुल सही बात, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नंदलाल बोस इवेंचुअली पेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जी, जो कि बहुत ही फेमस हुआ, काफी फ्रीक्वेंटली यूज भी किया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स का। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन कम से कम 10, 12, 15 ऑर्गेनाइजेशंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप उनको चाहें तो अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन, बिकॉज हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स को लेके अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आए, जो कि यूपीएससी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स पे पूछ ही लेता है, हर 2-3 साल में एक बार पूछ ही लेता है, वो आप गलती नहीं करें, बिकॉज इट्स अ वेरी स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चन एंड वी वुड वांट यू टू गेट दैट क्वेश्चन राइट। इस क्वेश्चन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने शुरू करी थी, करेक्ट है। देन इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने शुरू करी थी, करेक्ट है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जिसको इंडियन लीग को सुपरसीड करती है, जो वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने शुरू करी थी, ये भी करेक्ट है। तीनों ही ये करेक्टली मैच्ड है, राइट। आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए क्विकली ये देख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग्स, अगेन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। मुगल पेंटिंग्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये बातें किस मुगल रूलर के बारे में कही जा रही हैं। ही कमीशन्ड द इलस्ट्रेशंस ऑफ सेवरल लिटरेरी एंड रिलीजियस टेक्स्ट्स, साथ ही साथ एस्टैब्लिश किया एक आर्ट स्टूडियो। किसने किया, यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए, अकबर ने किया था। देन उन्होंने पर्शियन वर्जन जो थे महाभारत के, जिसको रज़्मनामा कहा जाता था पर्शियन में, और रामायण के दोनों के मिनिएचर फॉर्म्स में इलस्ट्रेशंस कमीशन करवाए, बिल्कुल सही। साथ ही साथ उनके टाइम पे हमजा नामा एक जो किताब है बहुत ही फेमस, उसकी इलस्ट्रेशंस भी करी गई थी, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स अकबर के बारे में हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, राइट। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान बुद्धिज्म के बारे में क्वेश्चन। तो अगेन एक्सपेक्टेशन ये है कि महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, राइट, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ये सारी चीजें आपको पता होंगी और आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, राइट। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे हीनयान बुद्धिज्म के बारे में, बट सिर्फ हीनयान नहीं, हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको आता है, देन यू कैन मूव ऑन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई साइट्स, पय्यमपल्ली, चिरांड और चौपानी मांडो, तीनों ही साइट्स नियोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं, उनको भी आप एक बारी पढ़ के याद करने की कोशिश कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 1 में मैप दिया हुआ है ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स का, राइट, नियोलिथिक साइट्स, मीजोलिथिक साइट्स, और आप ये कोशिश कीजिए कि याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई इंफॉर्मेशन तो बेयर मिनिमम है, जो एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप याद रखेंगे, राइट। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पय्यमपल्ली के बारे में, चिरांड के बारे में, चौपानी मांडो के बारे में हमने यहाँ पे दी रखी है, आप यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर सकते हैं ये। देन क्रॉप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अलग टॉपिक है, यहाँ की पॉलिटी कैसी थी, राइट। देन यहाँ पे क्रॉप्स कौन से होते थे, देन इनका जो टाउन प्लानिंग था उसके बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। देन एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, वहाँ पे क्या क्या रिमेन्स मिले हैं, बिकॉज अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर 2-3 साल में यूपीएससी एक बार पूछ ही लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वीट, कॉटन, राइस, तीनों में से किस क्रॉप के एविडेंस हमें मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो आंसर है तीनों के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा बार्ले, राय, पीज, सेसमम, मस्टर्ड, वोवन क्लॉथ, राइट, इन सब के एविडेंसेस मिले हैं। अगला क्वेश्चन, पाल्लवास और चालुक्यास के बारे में। अगेन पता होना चाहिए पाल्लवास कौन थे, चालुक्यास कौन थे। स्टेटमेंट है
कि दोनों के आपस में लड़ाई होती थी कृष्णा तुंगाभद्रा दोआब को के ऊपर सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। देन यही सेम दोआब के को लेके विजयनगर और बहामनी किंगडम में भी लड़ाई होती थी। बिल्कुल ठीक बात है। तो कृष्णा तुंगाभद्रा दोआब जो है ये हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है डेक्कन और डीप साउथ के एम्पायर्स के बीच में, राइट। तो अगर आपको क्लैरिटी है कि पालवास कहाँ पे थे, चालुक्यास कहाँ पे थे, बहामनी किंगडम कहाँ थी, विजयनगर कहाँ था, ब्रॉड उनके एक क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन याद है, बेसिकली जो हमने हमेशा हिस्ट्री में बात करी है कि आपको हिस्ट्री यानी कि क्रोनोलॉजी यानी कि टाइमलाइन याद होनी चाहिए और ज्योग्राफी कि कहाँ पे ये इवेंट्स प्ले आउट हो रहे थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको टाइमलाइन और ज्योग्राफी दो चीजें याद हैं तो आप ऑलरेडी ही आधी कहानी आपको क्लियर है, राइट। तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। देन फेमस प्लेसेस और रिवर। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी का। अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपको आता नहीं है, एग्जिस्टिंग नॉलेज आप अपनी सारी यूज करके भी इसके आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसको छोड़ दीजिए, डू नॉट अटेम्प्ट, राइट। बिल्कुल शरेआम तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। इट्स बेटर यू रिस्पेक्ट द क्वेश्चन एंड मूव ऑन। 95% से ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, राइट। अगर किसी को आता है, कोई डिड्यूस कर पा रहा है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जहां पे आप आंसर्स डिड्यूस कर सकते हैं, हिस्ट्री पे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो वही बात है कि टेंशन नहीं लीजिए, मूव ऑन, लीव द क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन शायद अगले साल नहीं है, शायद कोई और एक दो क्वेश्चन आ जाएं, राइट, कि जो थोड़े डिफिकल्ट हों, जो आप नहीं आंसर कर पाएं। अगर 15-17 क्वेश्चंस भी आते हैं हिस्ट्री और कल्चर के मिला के, और जिसमें से अगर आप 2-3 या 4 नहीं आंसर कर पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, द रेस्ट ऑफ देम विल बी गुड इनफ फॉर यू, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वेल्बी कमीशन को लेके। तो वेल्बी कमीशन क्या थी? ड्रेन थ्योरी को लेके बनाई गई थी। तो बेसिकली दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसमें उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी पेश करी। ब्रिटिश ने देखा, उनको लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, तो इस मामले की और जांच करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बिठाई, वेल्बी कमीशन, जिसका उन्होंने पार्ट बनाया दादा भाई नौरोजी को भी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन आइडिया ये है कि दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे 19th सेंचुरी के और अर्ली 20th सेंचुरी के, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। देन चार्टर एक्ट 1813 अपनी वापसी लेके आया, वापसी कर रहा है इस क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपको आता होगा, याद होगा, राइट। देन एंड नॉट जस्ट चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 भी देख लो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि इस क्वेश्चन में आ गए हैं। तो सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबॉर्डिनेट किया बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली, ये किस एक्ट के थ्रू हुआ? तो दो एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, कि जो भी वो चाहें, दे आर दी सॉवरन पावर ओवर दी, दे एक्सरसाइज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर दी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात करी 1773 के एक्ट में। इसमें और भी एक चीज़ कही कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल एक्शंस अपने कर रही है या पॉलिटिकल फंक्शंस अदा कर रही है, कि और टेरिटरीज की सॉवरेनिटी जो एक्वायर कर रही है, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज डूइंग इट एंड नॉट इन इट्स ओन राइट, ठीक है। फिर आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं या पॉलिटिकल जो मैटर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा चाहेगी उसको रेगुलेट कर पाएगी या डायरेक्शंस दे पाएगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये काम कौन करेगा? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया इस चीज के लिए, राइट। तो ये थी कहानी 1773 और 1784 के एक्ट्स की। अब आ गए हम न्यूज़पेपर्स और एडिटर्स को लेके। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स की हमने बात करी थी, वैसे ही न्यूज़पेपर्स और एडिटर्स। तो कम से कम 15 तो इंपॉर्टेंट जो थे न्यूज़पेपर्स और एडिटर्स, आपको ये भी याद होने चाहिए।
इस क्वेश्चन में स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर करेक्ट है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेक्ट है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, राइट, और NN सेन जो थे इन्होंने शुरू किया था इंडियन मिरर। सुब्रमण्यम अय्यर के साथ द हिंदू का भी नाम जोड़ा जाता है, उन्होंने शुरू किया था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट, आपको इसकी भी एक क्विक लिस्ट आपके पास हैंडी होनी चाहिए जो आप रिवाइज करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में, RC दत्त ने अपनी सेम थ्योरी दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो आपको देखने में तो लग रहा है कि क्वेश्चन ठीक है, दोनों को करेक्ट मार्क करके आगे बढ़ें, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रैप आपके लिए ले किया गया है और आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे आप? एक तो ये कि स्लोली अपने स्टेटमेंट को पढ़िए, राइट, बहुत केयरफुली, बहुत स्लोली अपनी स्टेटमेंट को पढ़िए जो भी आपके सामने दी गई है। दूसरी चीज, हर शब्द पढ़िए, एवरी वर्ड केयरफुली, हर वर्ड पे फोकस करते हुए पढ़िए। एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, 2-3 चीजें होती हैं, राइट, और आपको इंश्योर करना है कि वो सारी चीजें ट्रू हैं, नहीं तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, राइट। वो ट्रैप्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट हमने, दोनों ही बुक्स उल्टी कर दी हैं। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, RC दत्त ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया। तो इसकी आंसर रादर देन ऑप्शन सी, आपका आंसर है ऑप्शन डी, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है आपके लिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, राइट, एनिमल्स इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे कि आपको आता होगा क्योंकि NCERT से लिए गए स्टेटमेंट्स हैं इसमें जो हमने दी हैं। अगला भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वुड एक्सपेक्ट यू टू नो बिकॉज अगेन इट इज फ्रॉम दी NCERT क्लास 12th, न्यू NCERT क्लास 12th चैप्टर 1। सिटाडल और लोअर टाउन को लेके अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, वुड एक्सपेक्ट यू टू नो दिस बाय नाउ, अगेन टेकन फ्रॉम दी NCERTs। अगला क्वेश्चन क्रोनोलॉजी को लेके है। आपको हो सकता है लगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, याद नहीं है, बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, हमें पता है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे नंदा डायनेस्टी ऑलरेडी रूल कर रही थी, हमें ये पता है। और अलेक्जेंडर के अटैक के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, हमें ये भी पता है। तो असेशन ऑफ नंदा डायनेस्टी अलेक्जेंडर से पहले, फिर अलेक्जेंडर का अटैक, फिर असेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो बन गया आंसर। बहुत सिंपल, बहुत कॉन्सेप्चुअल, कुछ इसमें हाई फाई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। देन मेगास्थीन्स के बारे में हमें पता है कि ये अशोक के कोर्ट में नहीं थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। और ये पांड्यास के बारे में बोल के गए हैं कि पर्ल्स के लिए फेमस थे। वेरी इजी क्वेश्चन, वी ऑल नो दिस, बट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड जस्ट अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अशोक पढ़ के ये मत सोच लेना कि हाँ 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 थे मौर्य के टाइम पे थे, आगे बढ़ जाओ, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे वो, राइट। देन जयपुर को लेके कुछ क्वेश्चंस, जयपुर न्यूज में था तो हाईलाइट करता है कि हिस्ट्री में भी करंट मुद्दों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। राजा जय सिंह द सेकंड के नाम पे शहर नेम्ड है, बिल्कुल ठीक। वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड सिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया है, बिल्कुल ठीक। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां से गेन कर सकते हैं। देन बिल्ट अकॉर्डिंग, जयपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द हिल्स, बिल्ट अकॉर्डिंग टू अ ग्रिड प्लान, इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर। 3 चीजें आ गई। अगर आपको तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मतलब आप इंटेलिजेंट गेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर पता है तो बहुत बढ़िया। ग्रिड प्लान के बेसिस पे बना है, करेक्ट है। वैदिक आर्किटेक्चर की लाइट में इंटरप्रेट किया गया है शहर का नक्शा, ये भी करेक्ट है। हिल्स में बना है, ये इनकरेक्ट है। अगर आप जयपुर गए हैं तो आपको पता होगा कि अनलाइक अदर हिल फोर्ट्स, अदर टाउन्स, अदर सिटीज इन राजस्थान जो कि हिल फोर्ट्स के लिए फेमस हैं, जो हिल्स में बनी है, हिलॉक्स हैं बेसिकली, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है, जयपुर प्लेन पे बना है। जयपुर से थोड़ा सा दूर जाके आमेर फोर्ट है जो एक छोटी सी हिलॉक पे है। जयपुर एज अ सिटी नहीं, राइट। वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर जो है
was built on the established on plains and not on hills. बट ये बात ठीक है कि ग्रिड प्लानिंग पे बना है, ग्रिड प्लान पे बना है और वैदिक आर्किटेक्चर के लाइट में उसको इंटरप्रेट किया गया है शिल्प सूत्रास और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग. बट इसके अलावा वो मुगल एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर के जो आइडियाज हैं टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग को लेके, वो भी इंकॉर्पोरेट किए हैं जयपुर ने. राइट. देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्लिगेशंस लाता है कंस्ट्रक्शन को लेके. बिल्कुल ठीक बात, इजी है, हमें पता है. जंतर मंतर जयपुर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल है. जयपुर सेकंड सिटी बनी टू बी डेजिग्नेटेड एज दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आफ्टर अहमदाबाद इन 2016. अहमदाबाद पहली थी, करेक्ट है, लेकिन जयपुर से पहले बॉम्बे में फोर्ट और मरीन ड्राइव को भी वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन दे दी गई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुन ली गई हैं. तो ये एक छोटा सा ट्रैप था. बेसिकली आइडिया ये है कि आपको हर एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ना है और इंश्योर करना है कि वो सही या गलत है बिफोर मार्किंग योर आंसर. राइट. देन सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो जयपुर अनाउंस हुई एट द 43rd सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये जो 43rd सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, ये कहाँ पे हुआ था? ये बाकू में हुआ था. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जयपुर वॉज चोजन एज द सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया. ओके, तो मतलब मैंने भी गलती कर दी पिछले क्वेश्चन में. देखिए, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि क्विक रीडिंग करी, मैंने भी क्वेश्चन की और मैंने भी गलती कर दी. दोबारा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को. It is the second city. Jaipur is the second city to be designated as the UNESCO World Heritage Site after Ahmedabad in 2016. Okay, देखते हैं क्या गलती है. एक्सप्लेनेशन को रेफर करते हैं. जयपुर इज सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सेकेंड सिटी है. इन 2017 ओल्ड अहमदाबाद वॉज इंडियाज फर्स्ट सिटी. ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी सटल एक ट्रैप था इस क्वेश्चन में, जो मैंने खुद ही सेट किया था, बट मैं खुद उसमें फंस गया हूं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूपीएससी ऐसे छोटे छोटे ट्रैप आपके लिए ले करता है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, केयरफुल रहना है. ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट बिकॉज जयपुर सेकंड सिटी नहीं है, जयपुर सेकंड सिटी है, लेकिन अहमदाबाद जो कि पहली सिटी है जो बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया, वो 2016 में नहीं 2017 में बनी थी. राइट, ये ख्याल करना है. देन 18 में बॉम्बे में फोर्ट और मरीन ड्राइव साइट्स को दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस. देन जयपुर को भी मिला सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया, और ये अनाउंसमेंट हुई थी बाकू में. राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन, इनमें से कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राजस्थान के? तो सबसे पहले तो ये तो सारे हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के. ये तो एक साथ राजस्थान हिल फोर्ट्स, इनको कलेक्टिवली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला था. देन क्योलादियो नेशनल पार्क क्या है? वेटलैंड है, मैन मेड एंड मैनेज्ड वेटलैंड है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड साइट है. तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. राइट, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप एक्सप्लेनेशंस पढ़ सकते हैं. देन महाजनपदास के बारे में क्वेश्चन है. ये बहुत बेसिक, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. उम्मीद है कि आपको इस स्टेज पे महाजनपदास के बारे में क्लैरिटी होगी एंड यू विल बी एबल टू आंसर अ क्वेश्चन अबाउट द टैक्सेशन इन महाजनपदा ईरा. राइट. देन अनुव्रत. अनुव्रत क्या है? एक डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की पुट फॉरवर्ड बाय वर्धमान महावीर. तो बेसिकली बात क्या है, अगर आप जैनिज्म के ले फॉलोअर्स हैं तो आपके लिए सिंपलर वाउज हैं, छोटी कस्में हैं जो आपने खानी हैं, जिनको अनुव्रत कहा जाता है. अगर आप जैनिज्म पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं एसेटिक या मंक बन के, तो आपको कुछ बड़ी कस्में खानी है जिनको महाव्रत कहा जाता है. राइट, ये है कॉन्सेप्ट अनुव्रत और महाव्रत का. देन आपको बताना है लोमस ऋषि आजीविका सेक्ट. ये बहुत सिंपल है, पता होना चाहिए. देन अशोक के बारे में सबसे बड़ी इनोवेशन उनकी क्या है कि वुड और ब्रिक्स की जगह पे उन्होंने यूज किया स्टोन, शुरुआत करी स्टोन के यूज की. राइट, सबसे सिग्निफिकेंट
कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोक टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या अशोकन पिलर्स गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के मटेरियल से बने थे? नहीं, अशोकन पिलर्स बने थे चुनार सैंडस्टोन के, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यूज होता है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ब्लू ग्रे शिस्ट यूज होता है, राइट? तो ये डिफरेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपदास से महाजनपदास, अगेन सिंपल क्वेश्चन, वी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो दिस। देन मूविंग ऑन, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोल्ड कॉइन्स गुप्ताज के कैसे डिक्लाइन होने लगी, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द कॉइन्स, कैसे नंबर ऑफ कॉइन्स डिक्लाइन हुए, कैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड में मनी इकॉनमी इतनी डिक्लाइन कर गई कि लैंड ग्रांट्स दी जाने लगी लार्ज स्केल पे। ये सब कहानी वी अज्यूम कि बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद दिस, राइट? सिमिलरली अबाउट पहले रूलर कौन थे कॉइन्स इशू करने वाले, जो जिन पे उनके नाम और इमेजेस थी, वो थे इंडो ग्रीक्स, राइट? नॉट चंद्रगुप्त मौर्य। और punched mark coins were issued by merchants, bankers and townspeople as well, right? Easy question, we would expect you to know this by now, right? कुछ ज़्यादा difficult factual question नहीं है, बहुत conceptual question है। गुप्ता पीरियड के बाद तक्षशिला, कौशंबी, पाटलिपुत्र जैसे शहर खत्म हो गए थे, बिल्कुल ठीक बात। क्यों? क्योंकि हुणा इन्वेजन हुए थे, जिससे गुप्ता पीरियड के एंड तक आते आते ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी खत्म हो गई थी, बिल्कुल ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, राइट? खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में क्वेश्चन है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल देखते हैं, नगाड़ा स्टाइल के लिए फेमस है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक। इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं, बिल्कुल ठीक। हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों को लेके टेम्पल्स हैं, बिल्कुल ठीक। वैष्णविज्म को लेके टेम्पल्स हैं, नॉट शैविज्म, इनकरेक्ट। शैविज्म को लेके भी टेम्पल्स हैं, मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, पूरा सेंटेंस कंप्लीटली पढ़ना है बिफोर यू गो एंड मार्क योर आंसर, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। अगेन संगम के बारे में वी वुड एक्सपेक्ट कि आप पूरा का पूरा जानते हैं, क्योंकि बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? चोलास ने बहुत ही स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए, जहां पे अलवर्स और नयनर्स के जो हिम्स थे, जो वो बातें करते थे, जो वो उनकी भजन थे, वो ऐसा लगता था कि साक्षात मंदिरों की दीवारों पे उतार दिए गए हैं। और वो क्यों था? क्योंकि दोनों जो नयनर्स और अलवर्स सेंट थे, दे वर वेरी greatly respected by the Velala peasants who were a significant population under the Cholas। तो अपनी आवाम को खुश रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया, राइट? ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। देन लिंगायत्स, अगेन लिंगायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो। काफी लिबरल ट्रेडिशंस थी लिंगायत्स की। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस, बिल्कुल हाँ। रीमैरिज ऑफ विडोज, बिल्कुल हाँ। इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? बाय द वचनास, बाय द कॉम्पोजिशंस डन बाय कन्नड़ा मेन एंड वुमेन, जिन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन करी। एनसीईआरटी क्लास 12 की चैप्टर 2 में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल है, आप चाहें तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, राइट? जियारत क्या होता है? किसी भी सूफी शेख की डेथ एनिवर्सरी पे जब आप उनकी दरगाह पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जियारत। तो अगेन सूफिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2, इसमें और इंफॉर्मेशन है सूफिज्म के बारे में। ये क्वेश्चन भी वहीं से बनाया गया है, शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका को लेके, गुरु नानक को लेके भी क्वेश्चन वहीं से बना है कि उन्होंने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज, स्क्रिप्चर्स रिजेक्ट किया, अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया, एक नई रिलीजन नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि भगवान को पाने का एक ही तरीका है कि उसका बार बार नाम जपो थ्रू हिम्स। चारों स्टेटमेंट गुरु नानक देव जी के बारे में करेक्ट हैं, राइट? देन आगे बढ़ते हैं। रिवोल्ट सेंटर्स ऑफ 1857 एंड देयर लीडर्स, ना ही सिर्फ वो तीन, आपको ये सारे के सारे रिवोल्ट सेंटर्स और उनके लीडर्स मग अप करने हैं, याद करने हैं, राइट? आपको मग अप। देन विडो रीमैरिज 19th सेंचुरी को लेके उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि कितना बड़ा रोल ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा, राइट? तो नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, इट्स एन इजी क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट? अगेन आपके सामने ये 6 हैं एक्सप्लेनेशन में, जो आपको सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा
एंग्लो फ्रेंच वॉर्स आपको पता होने चाहिए, या कार्नेटिक वॉर्स जिनको कहते हैं, देन एंग्लो मैसूर वॉर्स, देन एंग्लो मराठा वॉर्स, देन एंग्लो सिख वॉर्स। सबका आपको कम से कम एक ब्रॉड आइडिया होना, ब्रॉड नहीं, एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि कब लड़ाई लड़ी गई, राइट। देन ब्राह्मो समाज, अगेन अ वेरी बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग्स ऑफ उपनिषद्स वर द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। जी हाँ, लॉन्ग टर्म एजेंडा था हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना और मोनोथीज्म प्रीच करना, करेक्ट। ब्राह्मो समाज ने बाकी रिलीजन्स की भी टीचिंग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, बिल्कुल करेक्ट, एटलीस्ट राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे। जैसे जैसे जो लीडर्स थे, जैसे जैसे वो चेंज हुए, तो कुछ कुछ तौर तरीके बदले ब्राह्मो समाज के, बट ब्रॉड एजेंडाज यही थे, राइट। देन काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट 1892, 1909, ये सब आपको पता होने चाहिए। काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इनके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। तो काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ था, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है। तो एक्ट ने कहा कि नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप रिकॉग्नाइज करी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, रिकॉग्नाइज करी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में उन्होंने कहा कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनकी मेजॉरिटी भी लाई जाए, लेकिन एक छोटा सा सटलिटी है यहाँ पे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सारे के सारे इलेक्टेड नहीं थे, इनमें से कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते थे। तो मतलब सरकार अपना पलड़ा हमेशा भारी रखती थी। इनफैक्ट जो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते थे वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होके आते थे, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन से, राइट। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगेन हम आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स को लेके, तो जैसे पहले 3 आए थे 3 और आ गए हैं, आपको इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने शुरू करी थी। देन एसएनडीपी मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वी वुड एक्सपेक्ट कि बाय नाउ यू वुड नो अबाउट एसएनडीपी मूवमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस से पहले की, राइट। इसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हमने एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, तो आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, राइट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज 3 इंस्टीट्यूट्स, तो ये यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है पिछले साल, रिपीट नहीं होगा बट कुछ होने को हो सकता है, प्लीज डोंट कम आफ्टर मी अगर रिपीट कर देता है यूपीएससी, बट ऐसे सिमिलर और चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स 1781, मुस्लिम लॉ को पढ़ने के लिए। संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन, बनारस 1791, हिंदू लॉ और फिलॉसफी को पढ़ने के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेस्ली 1800, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, बट ये 1802 में ही बंद कर दिया गया, और ये जो सेंटर था सॉर्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने का, ये इंग्लैंड मूव कर दिया गया, राइट। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगेन आपको इस एक्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, तो आप क्विकली एक बारी खोल के इस एक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। देन वुड्स डिस्पैच, तो वुड्स डिस्पैच ने क्या किया, इट रिप्यूडिएटेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट। वुड्स डिस्पैच ने कहा कि भैया आप जो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर ओनस है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। आप सिंपली ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ऊपर हम देनी शुरू कर देंगे नीचे तक अपने आप पर्कुलेट कर जाएगी, नहीं। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं वुड्स डिस्पैच को लेके, राइट। ये बाकी सारे पॉइंट्स हैं वुड्स डिस्पैच के। देन न्यूज़पेपर्स और देयर फाउंडर्स अगेन आ गए हैं, वी वुड एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट वंस। देन सुरेंद्रनाथ बनर्जी सबसे पहले इंडियन जर्नलिस्ट बने जो इम्प्रिजन हुए 1883 में, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जज को क्रिटिसाइज किया अपने न्यूज़पेपर में ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बंगालीज, ये भी बात सही है, उन्होंने ये बात करी थी अपने न्यूज़पेपर द बंगाली में, राइट। तो ये देन अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया,
तो ये पता होना चाहिए कि मीरठ कंस्पिरेसी केस, सारे इंपॉर्टेंट 8, 10, 12 जो कंस्पिरेसी जो केस लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए। मीरठ कंस्पिरेसी केस जो लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स को लेके था। सेकंड लाहौर कंस्पिरेसी केस भगत सिंह वाला केस था। आईएनए ट्रायल्स तो आपको पता ही है। तो मीरठ कंस्पिरेसी केस हुआ मार्च 1929 में। सेकंड लाहौर कंस्पिरेसी केस हुआ मई 1929 में। तीसरा तो आपको पता ही है कि 1945 में हुआ था, राइट। तो ये बन गया ऑर्डर, लेकिन आप बाकी जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके बारे में भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, 1715 में एक इंग्लिश मिशन आया लेड बाय जॉन सरमन टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर, जहां से 3 फरमान इशू किए गए। ये किसने इशू किए थे? ये इशू किए थे फारूक सियार ने। इन 3 फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, जिसके बलबूते पे उन्होंने अपना ट्रेडिंग एम्पायर खड़ा किया, राइट। देन अगला क्वेश्चन एंग्लो फ्रेंच वॉर को लेके, अज्यूम करेंगे कि आपको आता है, फिर भी बता देते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748, करेक्ट। व्हेन द ट्रीटी ऑफ आला-शापैल वाज साइंड, करेक्ट। ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू अ कंक्लूजन, करेक्ट। देन दूसरी, अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी मद्रास वाज हैंडेड बैक टू द इंग्लिश, करेक्ट। एंड द फ्रेंच गॉट द टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पूरी चीजें करेक्ट हैं। देन अगला, ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडर्स फिर से आ गए। अगेन वुड एक्सपेक्ट यू टू नोट दिस डाउन एंड रिवाइज एंड मेमोराइज, अगर ऑलरेडी नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक है। होम रूल लीग के बारे में, तिलक सेटअप हिज होम रूल लीग इन अप्रैल 1916, ओके, करेक्ट। देन इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। अब ये मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन मैं क्योंकि स्लो पढ़ रहा था तो मैंने एक छोटा सा ट्रैप आइडेंटिफाई किया है। तिलक की जो होम रूल थी, दैट हैड महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे सिटी में होम रूल लीग एनी बेसेंट की थी, राइट। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गई तो ऑलरेडी आपकी ऑप्शन एक ही बच गई। तो दिस इज हाउ यू कम टू द राइट आंसर। ऐसे ट्रैप्स बहुत होंगे पेपर में, आपने आइडेंटिफाई करने हैं। एक और क्रोनोलॉजिकल आ गई, ये इवेंट्स हैं सारे लेट 1920s के। तो सबसे पहले तो अगेन आपका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले मुस्लिम लीग के लीडर्स ने दिल्ली में इकट्ठा होकर एक मीटिंग करी और कुछ प्रपोजल्स दिए कि मोतीलाल नेहरू, आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, उसके लिए तो आप प्लीज़ ये हमारे पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिए। लेकिन डिसएग्रीमेंट हुआ, वो पॉइंट्स अग्री नहीं हुए। फिर नेहरू रिपोर्ट आई, तो सबसे पहले 3 फिर 1। नेहरू रिपोर्ट आई, जब वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए गए तो जिन्ना ने कहा कि अब ऐसा है कि मेरी डिमांड गई है बढ़, तो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। ये है करेक्ट क्रोनोलॉजी। अगर आपको ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता था तो आपके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगली, लॉर्ड इरविन की डिक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि इस डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा कि अल्टीमेट एम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कराना, इवेंचुअली लीडिंग टू डोमिनियन स्टेटस। और ये भी कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कराऊंगा, राइट। ये पता है हमें, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देन अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1906 सेशन को लेके, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक या लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने, बिल्कुल करेक्ट। मॉडरेट्स ने प्रपोज किया नाम दादा भाई नेरोजी का, बिल्कुल करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन, बट आइडिया ये है कि आईएनसी के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं, कहाँ कहाँ पे हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट वहाँ पे बातें हुई, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पेपर में यही चीज़ रिपीटेडली पूछी जाती है, राइट। ठीक है, एक बार यहाँ पे ख़त्म करते हैं 60 क्वेश्चंस पार्ट 1 हमारे हिस्ट्री के डिस्कशन का। कुछ ही देर में आपके सामने इसी डिस्कशन का सेकंड पार्ट पेश करते हैं, राइट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। मिलेंगे आपसे जल्दी, थैंक यू।